हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट थिंकर जो कि हैं हमारे अरविंदो घोष। और बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, पीजीटी के एग्ज़ाम में स्पेशली पूछा जाता है। और बाकी सोशियोलॉजी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनकी बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो पूछ ली जाती हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि इसमें कुछ हम लोग नया नया सीखेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में। और कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये हमने लर्न किया। अब हमें जैसे हम नॉर्मली थिंकर्स को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उनकी बुक्स को लर्न करते हैं, देन कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह हम इसको भी करेंगे। अब जो अरविंदो घोष थे, इनकी भी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, कह सकती हूँ मैं, हाँ बहुत ज़्यादा हैं। और इम्पॉर्टेंट बुक्स जो उनकी लिस्ट है वो तो थोड़ा सा कम है, वो एक कम ही है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो बुक्स आती रहती हैं वो थोड़ी ही हैं। लेकिन हमें एक बार बाकी सारी बुक्स पे भी नज़र दौड़ानी है, जो कि बहुत ही टफ़ टास्क है। लेकिन फिर भी हम आपको लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि आप सुन सकें, उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, ताकि हम ट्रिक के माध्यम से बुक्स को लर्न कर पाएँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले जो हम इनके बारे में थोड़ा सा बता दें। जो अरविंदो घोष हैं, उनका जो काम है वो जनरली तो ऐसे कोई सोशियोलॉजी पे डायरेक्टली लिंक नहीं है इनका, क्योंकि पॉलिटिकल थॉट में भी इनको पूछा जाता है, और दार्शनिक शास्त्री भी बोले जाते हैं, और एक मानवतावादी पे इनका ज़्यादा काम रहा है। तो इनका जो थ्योरी रही है वो ज़्यादातर स्पिरिचुअली रही है। उन्होंने आध्यात्मिक को जोड़ने की कोशिश की है। तो कुछ वैसे इनका ज़्यादा काम है, तो इसलिए मैंने बताया ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि इनकी बुक्स कैसी हैं। तो उसमें कुछ हम थीम्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करके बुक्स को लर्न कराएंगे, ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ ये ट्रिक बताई थी मैंने, तो आपने उससे रिलेट कर ली बुक्स। तो ऐसी 2-3 ट्रिक ही बन पाएंगी जिनसे हम रिलेट करके बुक्स को फाइंड आउट करेंगे। तो वो हम डिस्कस कर देंगे। उसके बाद जितनी बुक्स हमारी बचेंगी उनको हम नोट डाउन कर देंगे, वो आप भी नोट कर लीजिएगा, और उनको एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उनको लर्न करें, पर आप देख जरूर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको लर्न करने के ट्रिक बताते हैं। जो इनकी बुक्स हैं वो पहले लर्न करते हैं, क्योंकि हम पहले यही काम करते हैं। तो बुक्स में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इनकी हम इधर जो बता रहे हैं वो हमारी ट्रिक रहेगी, और इधर हम मेंशन करेंगे क्लियरली। तो पहले तो इन्होंने इंडिया पे बुक लिखी है, उनको हम लर्न कर लेते हैं। और इसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं कि इंडिया पे जो इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं पूछी जाती हैं, वो हैं 3। तो वो हम पहले यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। वो पहली बुक है रेनेसेंस ऑफ इंडिया, तो वो आप नोट कर लीजिए। ठीक है। दूसरी जो हमारी बुक है इंडिया से रिलेटेड, वो है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और जो तीसरी हमारी बुक है इंडिया से रिलेटेड, वो है ब्रेन ऑफ इंडिया। तो आपने क्या देखा कि जो इनकी इंडिया पे बुक है वो कितनी है, अभी मैंने बताया था 3। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप भी आसानी से लर्न कर पाएँ, और आपको ये रहे हाँ इंडिया पे इनकी 3 बुक थी, जिसमें एक में रेनेसेंस की बात करते थे, दूसरे में फाउंडेशन, और तीसरे में तो उन्होंने ब्रेन की बात कर दी। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं इनका जो दूसरा जो पर्सपेक्टिव है, जो थीम है, वो है वेदा। तो वेद पे भी इनकी बुक्स हैं। तो वेद हम देख लेते हैं, वेद में कौन कौन सी बुक है इनकी। तो उसमें जो पहली बुक है उसमें है द उपनिषद। ठीक है, द उपनिषद करके एक बुक लिखी है। और इन्होंने लिखी है वैदिक सिंबोलिज्म करके लिखी है एक बुक। ठीक है। तीसरी है द सीक्रेट ऑफ द वेदा। तो 3 बुक हो गई हमारी वेद पे, द उपनिषद, वैदिक सिंबोलिज्म, द सीक्रेट ऑफ वेदा। और अब हमारी जो थीम आएगी वो आएगी गीता पे। तो गीता पे इनकी कितनी बुक है?
4। ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाएँ। तो पहले इनकी गीता पे बुक देख लेते हैं कौन सी है, वो है एसेज ऑन गीता। उसके बाद है मिस्ट्री ऑफ गीता। नेक्स्ट है हमारी गीता पे जो इनकी बुक है वो है कर्म योगिन, क्योंकि गीता में कर्म की बात होती है तो कर्म योगिन। उसके बाद इन्होंने बात की है रीबर्थ एंड कर्मा। तो इस तरह से आपने देखा गीता पे इनकी 4 बुक्स हैं, एसेज ऑन गीता, मिस्ट्री ऑफ गीता, कर्म योगिन और है हमारी रीबर्थ एंड कर्मा। उसके बाद जो थीम आती है वो है योगा, और योगा पे इनकी कितनी बुक्स हैं, वो भी है 4। तो वो मैं कहाँ पे मेंशन कर दूँ, यहाँ पे कर दे रही हूँ। जो इनकी योगा पे बुक है वो है योगिक साधन। उसके बाद है ऑल लाइफ इन योगा, और एक और बुक है इनकी लेटर्स ऑफ योगा, और इनकी बुक है योगा पे सिंथेसिस ऑफ योगा। तो इस तरह से हमने देखा, जो हमने ट्रिक बनाई थी इंडिया, वेदा, गीता, योगा, इस पे हमने सिर्फ इसलिए ये बनाया इधर साइड में ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि कौन कौन सी थीम पे इन्होंने बुक्स की। ये तो मैंने नॉर्मली ऐसे बता दिया कि ये थीम्स हैं, और ताकि आपको ये बुक्स लर्न हो पाएँ। उसके अलावा जो इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो नॉर्मली एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं वो भी मेंशन कर लें। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बुक है सावित्री, और एक बुक और है जो है ह्यूमन साइकिल, जो पूछी जाती है, आपको पता ही है। और उसके अलावा जो इनकी बुक है वो है बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली द लाइफ डिवाइन। उसके अलावा इनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वो है हाइमन्स टू द मिस्टिक फायर। यानी आपको पता चला कि इन्होंने एक फायर पे भी बुक लिखी है, मिस्टिक फायर, ह्यूमंस टू द मिस्टिक फायर, तो ये भी बुक है। एक और इम्पॉर्टेंट बुक है वो है आवर्स ऑफ गॉड। तो आपने देखा कि इनकी जो वो बुक्स थी उसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी अलग अलग थीम्स निकल के आ रही हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स लिख दिया है। उसके अलावा भी बहुत सारी इनकी बुक्स हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उनको भी मेंशन कर दे रही हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे आपको लर्न ये करना है कि ये बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं ये बुक्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही और एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। जो मैंने सोचा कि ट्रिक के माध्यम से बताऊं ताकि आपको थोड़ा इजी पड़ जाए कि इनकी ये फील्ड है, एक योगा वाली फील्ड है, एक गीता वाली फील्ड है, एक वेदा वाली फील्ड है और एक इंडिया वाली फील्ड है। इसके अलावा जो बुक्स पूछी जाती है जैसे ह्यूमन साइकिल हो गई, लाइफ डिवाइन हो गई, ह्यूमन्स टू द मिस्टिक फायर हो गई, आवर्स ऑफ गॉड हो गई, सावित्री हो गई, वो तो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। और भी बहुत सारी बुक्स हैं तो आप इनको नोट कर लीजिए। बाकी को मैं स्पेस करके थोड़ा सा मेंशन कर दूं ताकि आप नोट कर लें। बाकी इतनी बुक्स तो आपको लर्न ही होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ हैं बुक्स हैं तो मैं उनको साइड में मेंशन कर दे रही हूँ। ओके, तो अभी आपने देखा कि हमने आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स शेयर की जो आपको लर्न होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और बुक्स मैंने मेंशन की हैं जो लर्न तो नहीं हो पाएंगी इतनी ज़्यादा बुक्स, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि अगर एग्ज़ाम में आती है तो कहीं ना कहीं आप उसको रिलेट कर पाएँ। इसलिए मैंने इनको मेंशन किया क्योंकि लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है तो इतनी बुक्स पॉसिबल नहीं है आपको लर्न कराना और लर्न कर
कर पाना। तो आप भी ये करना कि कुछ बुक्स तो लर्न ही कर लेना जो इम्पोर्टेंट हैं, और बुक्स को नोट डाउन कर लेना ताकि आप फ्यूचर में अगर आती है तो कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए। तो उसमें मैंने जो नोट डाउन किया है वो है ऑन हिमसेल्फ। तो ऑन हिमसेल्फ जो बुक है वो इम्पोर्टेंट बुक है, उसको लर्न कर लेना। दूसरी है नेशनल एजुकेशन, जो आप देख रहे हैं नेशनल एजुकेशन पे भी इनकी बुक है। एक है उत्तर पारा स्पीच, उस पर भी इनकी बुक है। दूसरी है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं वो। फ्यूचर पोएट्री, फ्यूचर पोएट्री भी इन्होंने बुक लिखी है, और ये बुक पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके अलावा है इनकी बुक पावर्स विदिन। तो पावर्स विदिन ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है, तो जिस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ या कुछ सर्कल कर रही हूँ उनको नोट डाउन कर लेना कि वो इम्पॉर्टेंट है। हिडन फोर्सेस ऑफ जो लाइफ है वो बुक भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में ये भी पूछी जा सकती है क्योंकि ये पूछी नहीं गई है। हिडन फोर्सेस ऑफ लाइफ, जो लाइफ के हिडन फोर्स हैं उनको उभारने के लिए या बताने के लिए वो बताते हैं कि क्या होना चाहिए उसमें, तो वो बताते हैं इस बुक में। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ह्यूमन यूनिटी की तो वो बात ही करते हैं, तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे कि ह्यूमन यूनिटी पर बुक किसकी होगी, अरविंदो की होगी। नेक्स्ट है टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ, प्रिजन लाइफ की टेल्स पे कुछ बुक लिखी है उन्होंने। द प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था, रीबर्थ एंड कर्मा, तो आप यहीं पे उसको भी रख सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ की किस तरह से रीबर्थ में प्रॉब्लम होती है। और फिर है हमारी द मदर्स पे भी इन्होंने बुक लिखी है, और एक बुक और है द माइंड ऑफ लाइट। तो इसको आप योगा वाली बुक के साथ रख कर भी याद कर सकते हैं। जब आप योगा करेंगे तो आपका माइंड क्या होगा, लाइट हो जाएगा। तो वैसे बुक उन्होंने लिखी है द माइंड ऑफ लाइट करके। एसेज डिवाइन एंड ह्यूमंस, इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि ये तो आप डिवाइन से करके मैच ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनकी ऐसी बुक थी तो उससे आप करके इसको कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कहीं मेंशन की थी द लाइफ डिवाइन, तो लाइफ डिवाइन से आप इसको कर लेंगे, इसलिए मैंने उसको लास्ट में डाल दिया कि ऐसे डिवाइन एंड ह्यूमन पे भी बुक है। तो इस तरह आपने देखा जिसमें मैंने आपको लगभग 20 to 19 बुक्स लर्न करा दी थी। तो ये वाली तो आप फाइंड आउट कर लेंगे आसानी से, क्योंकि इसमें मैंने ट्रिक बताई कि इंडिया पे उनकी 3 बुक हैं। उसके बाद आप देखेंगे वेद या उपनिषद पे भी उनकी 3 बुक हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने गीता पे 4 बुक लिखी हैं। अब तो 5 बुक यहाँ पे उसको भी आप लगा सकते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ, तो गीता पे इनकी 5 बुक हो गई। फिर योगा पे इन्होंने 4 बुक लिखी, जिसमें योगिक साधन है, ऑल लाइफ इन योगा है, लेटर्स ऑफ योगा है, सिंथेसिस ऑफ योगा है। फिर कुछ कॉमन बुक्स जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, उसमें सावित्री हो गई, ह्यूमन साइकिल हो गई, द लाइफ डिवाइन हो गई, हाइमन्स टू द मिस्टिक फायर, ये इंपॉर्टेंट बुक है। अभी पूछी नहीं की, लेकिन आप याद करेंगे, फायर से तो लर्न हो जाएगी, इंपॉर्टेंट बुक है। और एक है आवर्स ऑफ गॉड, तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि गॉड की ये बात करते हैं। तो आप की पॉइंट देखेंगे तो आप कर लेंगे। रीबर्थ वाली तो आसानी से हो जाएगी, और डिवाइन वाली आसानी से हो जाएगी, ये याद रखना। द मदर पे भी इनकी बुक है। माइंड ऑफ लाइट की भी मैंने ट्रिक बता दी, अगर आप इसको योगा से रिलेट करेंगे तो ये भी आप कर लेंगे। प्रिजन लाइफ, क्योंकि ये कुछ टाइम के लिए जेल में डाल दिए गए थे तो बंद कर दिया गया था इनको, तो उस तरह से भी करके आप कर सकते हैं कि इस पर भी इन्होंने एक बुक लिखी है। ह्यूमन यूनिटी तो पता ही, आपने इधर भी देखा कि इसमें यूनिटी की ही वो बात कर रहे हैं, और ह्यूमन साइकिल से करके उसको ह्यूमन यूनिटी में रिलेट कर देंगे तो भी आप उसको कर लेंगे। हिडन फोर्सेस ऑफ लाइफ में वो वही बताना चाहते हैं कि जब जो आंतरिक शक्ति है उसको निकालने की बात करते हैं, और इंडिया को एक आध्यात्मिक रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। पावर्स विदिन का मतलब भी वही है कि जो अंदर छुपी हुई पावर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर पोएट्री के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में जो इंडिया है वो मतलब कैसी होनी चाहिए। इस तरह से करके आप लर्न करेंगे तो लर्न हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में इसलिए आपको वो लर्न हो सकती है क्योंकि वो हिंदू रिलीजन के भी पुनर्जन्म या रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, और जो भी इंडिया का सिस्टम है उसको वो सुधारने की बात करते हैं, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन पे इनकी बुक हो सकती है। नेक्स्ट हमारी उत्तर पारा स्पीच वाली है, और उसके ऊपर नेशनल एजुकेशन में उन्होंने इसलिए ये बताया है, जो राष्ट्रवाद है उस पर उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, उनका राष्ट्रवादी विचार भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे लेक्चर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको लर्न हो सके। और ऑन हिमसेल्फ का मतलब ये है कि वो व्यक्ति को बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति है उसका अस्तित्व कैसा रहे, मतलब अपना जो अस्तित्व है वो दिखा पाए। तो ये कुछ
आपने देखा 32 बुक्स मैंने मेंशन की हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ आप सारी लर्न करिए, क्योंकि सारी किसी को भी लर्न नहीं हो पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है जो मैंने की पॉइंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो ज़रूर रहेगा। और अब अरविंदो की जो भी बुक आएगी उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मैंने थीम्स भी बताई, बुक्स भी बताई, ऑल ओवर उनका पर्सपेक्टिव भी आपको बुक्स के माध्यम से समझ में आने ही लगा होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि अरविंदो को हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है और थोड़ा टाइम टेकिंग भी लग सकता है, क्योंकि जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो आपने अगर बुक्स को अच्छे से समझ लिया है तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है जब हम इनकी थ्योरीज़ को कवर करेंगे, क्योंकि थ्योरीज़ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ने का वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डीप जाना है या बहुत ज़्यादा टाइम लेना है। तो अभी तक जितनी प्रॉब्लम थी वो इसी में थी, प्रॉब्लम इनकी बुक्स में थी, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा थी और लर्न करने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम थी। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया है तो अब हम चलते हैं इनके कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिलती हूँ। चलिए, जब हम इनके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल 3 ही कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट ह्यूमन साइकिल जो इनकी बुक है वो आप तो जानते ही हैं। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है वो है सुपरमैन का, और जो हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट सबसे कॉन्सेप्ट है वो है पैसिव रेसिस्टेंट का। तो ये तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम अपने लेक्चर में कवर करेंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो आप बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िए, समझिए, और तीनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ते हैं अरविंदो को। तो अरविंदो को आप जैसे कि जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि सोशोलॉजिस्ट से ज़्यादा इनको दार्शनिक शास्त्री माना जाता है, क्योंकि इनके जो विचार रहे हैं वो ज़्यादातर दर्शन से शास्त्र से ही प्रभावित हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि जो ये थे अरविंदो, पहले तो ये 1906 में क्या हुआ, ये एक पत्रिका थी वंदे मातरम नाम से, उससे जुड़े थे, ठीक है। और जब इस पत्रिका से ये जुड़े 1906 में, तो इन्होंने क्या किया, उसी टाइम पे जो बंगाल विभाजन था वो हो रहा था। तो इन्होंने क्या किया, वो इसके ये जो पत्रिका थी इसके सह संपादक भी थे, बने थे, ठीक। ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि कहीं पूछ ले कि किस पत्रिका से जुड़े हुए थे, तो आपको याद रहे कि वंदे मातरम जो पत्रिका थी 1906 में, उसके सह संपादक थे। उसके बाद जब बंगाल विभाजन था उसमें इन्होंने क्या किया, 1906 में ही जो उस टाइम पे आंदोलन हो रहा था, मूवमेंट, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, आंदोलन से जुड़े। आपको मैं बहुत ही शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है हमको, जितना काम है सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले ये लास्ट से थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश किए थे, स्टार्टिंग में जुड़े थे 1906 में, बंगाल विभाजन से जुड़े। उसके बाद क्या हुआ, 1908 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किस मुद्दे पे, ये जो बंगाल विभाजन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसी मुद्दे पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद ये वहाँ पे जेल में डाल दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, जो मैंने बुक वो एक बताई थी टेल प्रिजन वाली, तो वो इसी पर्सपेक्टिव में आप लर्न कर सकते हैं। 1910 में क्या किया गया, इनको वहाँ से छोड़ दिया गया। अब ये मैंने आपको ईयर इसलिए बता दिए कि आप इनको लर्न कर लें। पूछना तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है अगर पूछ ले, तो फिलहाल अगर आपको किसी को ईयर के माध्यम से बताएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि कब गिरफ्तार हुए, कब छोड़ दिए गए, कब जुड़े, तो अच्छा रहेगा। तो छोड़ दिया गया इनको यहाँ से। अब जब ये वापस वहाँ से आए तो इन्होंने क्या, कभी ये होता है ना कि हमने जो सोचा नहीं होता है वो हो जाता है, फिर जब वो हो जाता है तो हम डिसीज़न लेते हैं कि अब हमें ये काम करना ही नहीं, ऐसा होता है ना सबकी लाइफ में। तो कुछ ऐसा ही इनकी लाइफ में भी हुआ। जब ये गिरफ्तार हो गया, उसके बाद जब वो वहाँ से आए तो उन्होंने डिसाइड किया हमें अब किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, और उन्होंने ये क्या सोचा कि जो अलौकिक शक्ति है उसकी खोज में ये जुट गए, यानी जो सुपर नेचुरल पावर है उसकी शक्ति में ये जुट गए खोजने के लिए।
अलौकिक जो शक्ति थी उसकी खोज में लग गए। ठीक है, तो उसकी खोज में लग गए और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1910 में ही पौंडीचेरी में इन्होंने क्या किया, एक अरविंद आश्रम खोला। ये खोला, ठीक है, कहीं पूछ ले अरविंद आश्रम कब खोला, तो 1910 में पौंडीचेरी में इन्होंने एक अरविंद आश्रम खोला और उसमें इन्होंने इस पे फोकस किया कि हम अब ये खोज करेंगे कि जो सुपर नेचुरल या स्पिरिचुअल जो पावर है, आध्यात्मिक शक्ति की तरफ ये मुड़ गए और अलौकिक शक्ति को खोजने के लिए प्रयास करने लगे। इसके लिए इन्होंने अरविंद आश्रम खोला। अब जो अरविंद थे उनके जीवन के 3 उद्देश्य थे, तो वो जो 3 उद्देश्य थे, इनके जीवन के जो लक्ष्य थे उनके अकॉर्डिंग वो क्या थे वो आप देख लीजिए, वहीं से आपको थ्योरी क्लियर होगी। अभी हम इस पे नहीं आ रहे, ह्यूमन साइकिल के पहले की स्टोरी आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या था इनका, क्योंकि मैंने आपको जो पहला लेक्चर लिया था शायद उसी में मैंने आपको बताया था कि जो भी थिंकर हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है, भाई जब इसका जन्म हुआ उस टाइम पे क्या परिस्थिति थी, क्या सिचुएशन थी जो इसने ऐसा लिखा। क्योंकि आप देखते होंगे ना, जो पोएट होते हैं, जो पोएट्री लिखते हैं, तो जो वो उनकी कहानियाँ इतनी अच्छी होती हैं, कभी आपने सोचा उसके पीछे क्या रीज़न था, क्योंकि उन्होंने वो फेस किया होता है, वो फेस करके रियलाइज़ करके अपनी रियल लाइफ को दिखाते हैं, तब उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो इसीलिए हम जब भी किसी थिंकर को पढ़ें तो ये देखें कि क्यों इन्होंने ऐसा लिखा। इसके पहले हमने वेबर पढ़ा, दरखाइम पढ़ा, तो कॉम्ट पढ़ा, तो हमने देखा उनके उस टाइम पर वो कुछ सिचुएशन ऐसी रही थी कि उन्होंने ऐसा लिखा। तो कुछ इनके साथ भी ऐसी सिचुएशन रही कि ये वहाँ से हटके फिर दूसरी चीज़ की खोज में निकले और फिर इन्होंने सोचा कि जीवन का जो उद्देश्य है वो एक्चुअल में क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग देखते हैं जीवन का जो उद्देश्य था, जीवन के जो लक्ष्य से एक्चुअल में, उसमें वो 3 चीज़ों की बात करते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसमें एक तो वो कहते हैं कि जो भारतीय जो राष्ट्र है, हमारा जो राष्ट्र है उसको एक माता के रूप में देखते हैं। भारत माता की जो शक्ति है उसको ऐसे देखते हैं कि वो एक माता है हमारी, हमें उसकी रक्षा करनी है। तो इसलिए वो उसमें जो सहानुभूति है उसका भाव इमर्ज होना चाहिए, उसकी वो बात करते हैं। और तभी वो बताते हैं कि हमारा जीवन तब सफल होगा जब ये किसी व्यक्ति के जीवन में ये 3 लक्ष्य होंगे। तो ये कौन से 3 लक्ष्य हैं उनको हम नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 लक्ष्य कौन से हैं? आत्म समर्पण, क्योंकि पहले तो वो मूवमेंट से जुड़े थे, उसके बाद फिर वहाँ से अलग हुए, तो उन्होंने ये देखा हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, आत्मसमर्पण होना चाहिए। जब भी कोई दिक्कत हो आत्मसमर्पण कर दो, और ये हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए अरविंदो के अकॉर्डिंग। तो पहला हो गया आत्मसमर्पण, दूसरा हो गया हमारा जो वो सहानुभूति की बात करते हैं, परमात्मा अनुभूति या सहानुभूति। और तीसरा हमारा जो है वो राष्ट्रवादी बात करते हैं। तो राष्ट्रवादी में उन्होंने कहा जो भारत माता है उसके रूप में हमें किसकी सेवा करनी है? राष्ट्र की। मतलब जो नेशन है उसको वो कहते हैं, जो नेशन हमारा जो राष्ट्र है उसको उसकी हमें सेवा ऐसे करनी है जैसे हमारी वो माता है। जैसे हम अपनी मदर्स की कितनी सेवा करते हैं, तो हमें वो कहते हैं हमारी जो राष्ट्र है उसको हमें एक भारत माता के रूप में सेवा करनी है। वो कैसे होगा? जब आप आत्मसमर्पण करेंगे या फिर जब आपके अंदर सहानुभूति होगी, तब किसी के लिए आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ कोई भी घटना घटित होती है तो बलिदान आप देने के वो रखते हैं भाव। तो इस तरह से इनके अकॉर्डिंग जो जीवन के लक्ष्य थे उसमें वो 3 चीज़ों की बात करते हैं, जो है आत्मसमर्पण, परमात्मा अनुभूति और भारत माता के रूप में राष्ट्र की सेवा। ये अरविंद के अकॉर्डिंग जीवन के 3 लक्ष्य हैं। यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आ गई। उसके बाद हम इनके पहले पढ़ेंगे दार्शनिक विचार, क्योंकि इन्होंने दार्शनिक विचार पे फोकस ज़्यादा किया था और इसीलिए इनको दर्शन शास्त्री भी कहा जाता है। तो हम एक देख लेते हैं कि दार्शनिक विचार में उन्होंने क्या कहा। तो दार्शनिक विचार में उन्होंने क्या किया था, जो इंडिया थी वो और जो यूरोपीय समाज था, भारत और यूरोपीय समाज की उन्होंने कंपैरिजन की थी, तुलना किया था इंडियन एंड यूरोपियन सोसाइटी की। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो हमारा इंडियन है, यानी जो भारतीय समाज है,
और जो यूरोपीय समाज है उसमें उन्होंने ये देखा जो भारतीय समाज है वो क्या है, इसमें तो सन्यासवादी है, मतलब साधु वगैरह हैं, रहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया, आध्यात्मिकवादी है, यानी स्पिरिचुअलिटी है इसमें। और उसके बाद जो ये था यूरोपीय समाज, ये इसके जस्ट अपोजिट था। क्यों? क्योंकि ये तार्किकवादी था, रैशनल था, उसमें रैशनैलिटी थी। और इसके साथ ही साथ क्या था, वहाँ पे जब इधर आध्यात्मिकवादी यानी स्पिरिचुअलिटी थी तो वहाँ भौतिकतावादी थी, भौतिकवादी था वो यूरोपीय समाज। तो वहाँ पे क्या था, मटेरियलिस्टिक था। तो ये आपको मैंने इसलिए एक पिक्चर बनाई कि वो उन्होंने देखा भारतीय समाज कैसा है और यूरोपीय समाज कैसा। इन दोनों की उन्होंने क्या किया, आपस में तुलना करने की बात की। तो जब वो इन दोनों की तुलना की बात करते हैं तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जब कंपैरिजन उन्होंने किया तो कहा ये बात तो बिल्कुल डिफरेंट जा रही है। अगर हम देखें इंडियन सोसाइटी एंड यूरोपियन सोसाइटी तो दोनों ही डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट बात हो रही है तो ये उन्होंने कहा ये राइट नहीं है, यानी ये उचित नहीं है। दोनों बातें अलग अलग होंगी तो ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात की। यानी वो कहते हैं किसी भी समाज में ये इन दोनों के समन्वय की बात करते हैं। यानी दोनों में एक मिक्स होना चाहिए, रैशनैलिटी भी होना चाहिए और आध्यात्मिकतावादी भी होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी होना चाहिए। तो ये बात ये कहते हैं कि दोनों में ही कॉम्बिनेशन हो। तो इसी पर्सपेक्टिव में ये यहाँ तक समझ में आ गया, दोनों चीज़ को लेके चलते हैं अरविंदो। इसी पर्सपेक्टिव में एक थे विचारक रोला उनका नाम था। उन्होंने कहा जो ये अरविंदो हैं उसको वो बोलते हैं कि अरविंदो क्या हैं, भारतीय दार्शनिकी के सम्राट हैं। ये किसने कहा है, अगर पूछ ले, ये मैं क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बता दिया, ये किसने कहा है, रोला ने कहा है कि जो अरविंदो हैं वो भारतीय दार्शनिकी के सम्राट हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इन दोनों में उन्होंने तुलना करके एक दार्शनिक विचार दिया और उसमें वो दोनों के समन्वय की बात करते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्योंकि भारतीय और यूरोपीय समाज की बात की है तो रोला का एक और कोटेशन है, उसमें वो कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, एशिया और यूरोप की प्रतिभा, यानी ये और ये इसकी प्रतिभा का समन्वय, जो मैंने बताया था कि समन्वय की बात करते हैं, वो क्या किया इन्होंने, समन्वय किया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दो कोटेशन इंपॉर्टेंट हो गए। रोला के अकॉर्डिंग अगर पूछ ले तो ये दो कोटेशन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो भारतीय दार्शनिकी का सम्राट कहा और दूसरा एशिया और यूरोप की प्रतिभा का समन्वय किया। एशिया और यूरोप की प्रतिभा क्या है वो मैंने बता दिया, इंडियन एंड यूरोपियन सोसाइटी का कंपेरिजन कैसे किया। तो यहाँ तक आपको अगर बात समझ में आ गई होगी तो अब हमें ये थ्योरी समझ में आएगी। तो आप इसमें कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन साइकिल। जब हम ह्यूमन साइकिल को पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी है, वो है इनके आइडियाज़ किस पे, इनके आइडियाज़ जो हिस्ट्री और कल्चर पे इन्होंने आइडियाज़ दिए थे। तो हिस्ट्री और कल्चर पे इनके क्या व्यूज़ थे उसको जान लेते हैं। उसमें उन्होंने किस पे फोकस किया है, यानी अगर हम इनके संस्कृति और इतिहास संबंधी विचार को जानने की कोशिश करें तो उसमें उन्होंने जो फोकस किया है वो आध्यात्मिक शक्ति पर फोकस किया है, यानी स्पिरिचुअल पावर पे फोकस किया है इन्होंने। तो इसमें ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं और इन्होंने ये कहा कि जैसे माँ काली की शक्ति है उसकी वजह से सोसाइटी में चेंज हो रहा है। तो परिवर्तन की बात जब हम कॉम्ट पढ़ रहे थे तो उन्होंने भी ऐसे बोला था कि जो भी चेंज हो रहा है वो कोई सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रहा है। फिर उन्होंने बहुदेववाद बताया, फिर एक देववाद बताया। तो उसी तरह कुछ इनका भी सिद्धांत था जिसमें वो इतिहास और संस्कृति के सिद्धांत को बताते हुए उनके विचार में उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक शक्ति है और उसमें वो माँ काली की शक्ति को मानते हैं कि उसकी वजह से चेंज हो रहा है। अब जब हम ह्यूमन साइकिल की बात करते हैं तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इन्होंने मानव संस्कृति और सभ्यता
तो मानव संस्कृति और सभ्यता का जो इन्होंने एक विचार दिया, उसके आधार पर इन्होंने ह्यूमन साइकिल थ्योरी दी है। तो इसके आधार पर इन्होंने दिया और इन्होंने कहा जो मानव की संस्कृति और सभ्यता होती है वो कुछ चक्र में होकर गुजरती है। तो अगर हम साइकिल की बात करें तो एक ये साइकिल है और ये इसका एक चक्र है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वो चक्र रिपीट होके आएगा। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो इसको ये मानव की संस्कृति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो ह्यूमन साइकिल वो ये है, मानव संस्कृति और सभ्यता का विकास कैसे हुआ उसमें ये बताते हैं। तो इसके लिए इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई हैं कि किस आधार पर मानव की संस्कृति की सभ्यता का विकास हुआ। तो यहाँ पे जब हम ह्यूमन साइकिल को पढ़ेंगे तो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो जाएगी वो हो जाएगी उनकी स्टेजेस कैसे कैसे आगे बढ़ते गए। तो स्टेजेस के बारे में हम कुछ जान लेते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इनके कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना भी इंपॉर्टेंट था वो बुक्स में था और अगर पूछेगा तो यही पूछेगा इनके कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस बताते हैं जिसके आधार पर मानव संस्कृति और सभ्यता का जन्म हुआ। तो उसमें उन्होंने जो बताया है उसमें आपको जो याद करना है वो, जैसे कि उन्होंने बताया सिंबॉलिक स्टेज। तो सिंबॉलिक स्टेज का मतलब आपको पता ही है, हो गया प्रतीकात्मक की वो बात करते हैं, प्रतीकात्मक स्टेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जैसे पहले जो समाज होता था, मानव समाज जो होता था, उसमें उन्होंने माना कि जो ईश्वर है वो एक दैवी शक्ति का प्रतीक है। तो वो पहले की जो मानव समाज होता था उसमें बताते हैं कि जो दैवी शक्ति होती थी वो एक चीज़ का प्रतीक होता था। उसके आधार पर ही हम पहले जैसे धर्म की व्याख्या करते थे तो हम उन्हीं दैवी शक्तियों के आधार पर करते थे। तो इसमें वो प्रतीकात्मक स्टेज में मानव जीवन की बात करते हैं जो पहले हुआ करता था। तो प्रतीकात्मक स्टेज हो गई। उसी तरह उन्होंने एक दूसरा टाइपोलॉजिकल स्टेज की बात की है जिसको कहा जा सकता है प्रकारात्मक। तो इसमें क्या बताया कि जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उसमें हर चीज़ को फिर वो आगे जाके वो विभाजन में बढ़ने लगा और फिर इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ और फिर क्या हुआ, एक वर्ण व्यवस्था की तरह निकल के आया। तो यहाँ पे जैसे श्रम विभाजन को हम एग्जाम्पल में रख सकते हैं और इसके आधार पे क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था थी उसका उदय हुआ। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले वाले स्टेज में जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति हो गई उसकी वजह से हुआ, दूसरे वाले में फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ के वो आई। उसके बाद जो बात करें तो क्या होगा, फिर ट्रेडिशनल स्टेज हो जाएगी। ट्रेडिशनल स्टेज में क्या होता है, जैसे आपको पता ही है परंपरागत स्टेज है। तो इसमें क्या होगा, इसको उन्होंने कहा ये जो स्टेज थी ये सबसे व्यवस्थित स्टेज थी, यानी सिस्टमेटिक स्टेज थी। और इसमें एग्जाम्पल दिया जाति व्यवस्था का कि वो सेट हो गई और मतलब ट्रेडिशनली बेस्ड पे अपना डिवाइड हो गया कि ऐसे ऐसे होना है। तो सिस्टमेटिक चलती रही, परंपरागत व्यवस्था जो थी वो सिस्टमेटिक वे में चलने लगी। उसके बाद जो स्टेज आती है तो वो स्टेज जो आपकी है वो है इंडिविजुअल स्टेज। तो इंडिविजुअल जैसे कि नाम से ही आपको पता है व्यक्तिवादी स्टेज हो जाएगी या व्यक्तिक स्टेज हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें व्यक्ति आते आते और रैशनल होने लगा, उसका एटीट्यूड जो था वो तार्किक चिंतन मनन करने लगा। तो इसमें उसको किसी चीज़ की कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने लगी। और जो भी पहले जो ट्रेडिशनल स्टेज चल रही थी उसको फिर इन्होंने अपने तर्क के आधार पे चुनौतियाँ दी, चैलेंजेस आने लगी कि ऐसा नहीं ऐसा है। तो उसमें थोड़ा सा और चेंज हुआ, फिर ये थोड़ा सा और रैशनल हो गई, मॉडिफिकेशन हुआ। तो यहाँ पे आके उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्निटी की बढ़ने तरफ कोशिश की है। तो वैसे तो कहीं कहीं पे मतलब मेनली 4 ही स्टेज हैं, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि इसमें और स्टेज हो सकती है। वो जैसे कि आइडल स्टेज हो सकती है जिसको हम कहेंगे आदर्शवादी स्टेज। तो आदर्शवादी स्टेज में क्या होता था
ये इसमें तो ईश्वर को ही सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता था, उनको ही ज़्यादा दैवी शक्ति के रूप में माना जाता था। तो ये तो इसके बाद यहाँ पे आनी चाहिए अडल स्टेज। और इसके अलावा भी कुछ स्टेज हो सकती हैं जो निकल के आती हैं इनके अध्ययन के आधार पर, जैसे कि एम्पिरिकल स्टेज हो गई, जिसको हम इंडिविजुअलिस्टिक स्टेज भी कह सकते हैं। तो एम्पिरिकल में क्या हुआ कि जो अनुभववादी आपकी स्टेज थी उसमें व्यक्ति अपना जो उसकी शक्ति थी उसको आंतरिक शक्ति के आधार पर देखने लगा, इंटरनल फोर्सेस की बात करने लगा कि किस तरह से हम किसी चीज़ को इंटरलाइज करके देखें कि क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा सा चिंतन मनन करने पे फोकस करने लगे। फिर जब लास्ट में आते आते आती है स्पिरिचुअल स्टेज, जिसमें वो बात करते हैं कि आध्यात्मिक, जिसकी बात हमने पहले ही की थी, किस तरह से आध्यात्मिक शक्ति की बात जो हमने पहले ही की थी। तो उन्होंने लास्ट में आके बताया कि किस तरह से मानव जीवन जो है उसको आत्मज्ञान करना चाहिए, किस तरह से सेल्फ नॉलेज पे उन्होंने बाद में फोकस किया कि उससे ही व्यक्ति को अपनी रियलिटी का या जो भी सोसाइटी है उसकी रियलिटी का पता चलेगा। तो इस तरह से आपने देखा मैंने कुछ स्टेजेस बताई हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेज है वो यही हैं, 4 ये इम्पोर्टेंट है, बाकी भी ये स्टेजेस पूछी जा सकती हैं। और लास्ट में आप ये देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल स्टेज जो है उसमें आते आते वो आध्यात्मिक हो जाती है और मेनली फोकस वो इसी पे करते हैं। ये जो साइकिल है इसी को उन्होंने कहा ये ह्यूमन साइकिल है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बात की है ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन की। तो इसके माध्यम से वो बताते हैं जो ह्यूमन है उसकी कल्चर और सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो उसके आधार पर उन्होंने उसके लिए कुछ स्टेजेस बताई हैं कि उसका विकास इन अवस्थाओं के आधार पे होता है, और ये अवस्थाएं जो हैं वो चक्री हैं, यानी इधर से आके फिर यहाँ जाएंगी, वापस होके फिर मिलेंगी। तो इस आधार पे जो मानव इतिहास यानी जो कल्चर है, ये जो हिस्ट्री और कल्चर है वो बदलती रहती है, इसमें ऐसे चेंज होती रहती। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं जो उनकी ह्यूमन साइकिल थी उसके आधार वो उन्होंने किस आधार पे दिया। तो मैंने आपके साथ स्टेजेस शेयर की, आप इनको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनका कॉन्सेप्ट जानते हैं, सुपरमैन एंड पैसिव रेसिस्टेंट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट डिस्कस करूँगी। ओके, जब हम सुपरमैन की बात करते हैं तो सुपरमैन की जो अवधारणा है उसको हिंदी में कहते हैं अति मानव। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती कि जो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने किससे प्रभावित होकर दिया है, तो ये दिया है नीत्शे से प्रभावित होकर। ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने सुपरमैन की अवधारणा किससे प्रभावित होकर दी, तो ये दी थी नीत्शे से प्रभावित होकर। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। जब वो सुपरमैन की बात करते हैं तो वो कहते हैं सुपरमैन कौन होगा, अतिमानव कौन होगा। तो उसके लिए उन्होंने ये बात की है कि जो भी एक तो उन्होंने बात की है वन स्टेट वन वर्ल्ड की, और दूसरा उन्होंने बात की है वर्ल्ड स्टेट की। तो वो कहते हैं या तो एक राज्य होगा और या फिर जो विश्व राज्य होगा, इसकी वो बात करते हैं। तो वन वर्ल्ड और वर्ल्ड स्टेट का क्या मतलब है, यहाँ पर वो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों का संगठन होगा या ऐसे राष्ट्रों का ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें कोई किसी के लिए दासता या असमानता का काम नहीं करेगा, यानी कोई भी वहाँ पे सब इक्वल होंगे, सब इक्वलिटी होगी, और कोई किसी का उसमें दास नहीं होगा, कोई किसी का उसमें सब एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, कोई किसी को अपना दास बना के नहीं रखेगा। जितने भी लोग होंगे वो सभी क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ऐसा स्टेट की बात करते हैं या ऐसे नेशन की बात करते हैं जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यानी वो यहाँ पे किससे प्रभावित थे,
दर्शन से प्रभावित थे या मानवतावादी दर्शन की बात वो यहाँ पे करते हैं, यानी ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की आपने देखा किस तरह से बात करते हैं, जिसमें उन्होंने ह्यूमन साइकिल में बताया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, और वो कब होगा, जब सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ऐसे स्टेट या ऐसे नेशन की बात करते हैं जिसमें जितने भी राष्ट्र होंगे, कुछ राष्ट्रों का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सब एक दूसरे की हेल्प के लिए बने होंगे, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, उसमें कोई भी दासता या असमानता नहीं होगी। क्या अगर होगा तो क्या होगा, इक्वालिटी होगी, और सब एक दूसरे की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आपको समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं वो, इसके लिए वन वर्ल्ड और वर्ल्ड स्टेट की बात करते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अतिमानव या जो सुपरमैन है वो क्या होता है, तो वो होता है जो एक दूसरे की, जैसे आपने देखा मैंने बताया है, हेल्प करे, यानी जो सहायता करेगा उसको ही वो सुपरमैन या अतिमानव कहते हैं। तो ऐसा कौन है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी घटना घटे जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प कर रहा है या सोसाइटी को हेल्प कर रहा है, तो वो सुपरमैन हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, जो रिवोल्यूशनरी होते हैं, जो समाज सुधारक होते हैं, और इसी के साथ साथ जो साधु संत होते हैं वो लोग भी हेल्प करते हैं। तो इसमें इन्होंने इन लोगों को रखा है। जैसे कि आपके आ जाएंगे क्रांतिकारी, और आपके आ जाएंगे समाज सुधारक, और आपके आ जाएंगे साधु संत लोग। ये लोग जो हैं इनको इन्होंने अतिमानव या सुपरमैन कहा है। इनके अकॉर्डिंग ये लोग हैं जो भी सोसाइटी को हेल्पफुल या जो भी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाते हैं, ऐसे लोग को कहा जाता है सुपरमैन। तो आपने देखा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बताया, बहुत ही इजी था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बाकी की चीज़ें जो हमारा पैसिव रेसिस्टेंट है उसको हम करते हैं नेक्स्ट उसमें। तो आप इसको तब तक नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं।